बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का हम नया चैप्टर विद्युत धारा लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत धारा कैसे बनता है। ओके, इसके लिए हम यहाँ पर दो चालक लिए हैं। पहला चालक है A और दूसरा चालक है B। दोनों पृथककृत हैं। पृथककृत मतलब दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो इस प्रकार जब हम चालक A का विभव अगर हम अधिक रखते हैं, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चालक A का विभव अधिक है, और इसी प्रकार जब हम चालक B का विभव कम रखते हैं, यानी हम इसको निम्न विभव पर रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ जब दोनों को हम ए और बी दोनों चालकों को आपस में किसी चालक तार के जरिए इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। आवेश चालक ए से बी की ओर आना जाना करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यह जो आवेश का जो प्रवाह होगा, माने यहाँ पर हमने क्या कहा कि चालक A अधिक विभव पर है, चालक B निम्न विभव पर है, कम विभव पर। अब दोनों का कनेक्शन, चूंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कनेक्शन हम एक चालक तार के जरिए से कर देते हैं। तब क्या होगा यहाँ पर कि आवेश चालक A से B की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। और कारण ये है कि जैसे हम विभवांतर में देखे थे ना कि अधिक से कम की ओर पानी वहाँ पर किसी पानी की टंकी में प्रवाहित होता है, सेम कंडीशन यहाँ पर उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों चालक में विभव का मान समान नहीं हो जाता है। ओके, दोनों का विभव सपोज मान लेते हैं VB, तो दोनों का विभव एक समान होगा, तब तक यहाँ पर आवेश का आवागमन होते रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में जिस उपकरण के द्वारा, यानी दोनों चालकों के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए एक उपकरण का यूज करते हैं जो चालक तार में आवेश के प्रवाह को लगातार जारी रखता है। तो इसी के दौरान आवेश के प्रवाह से यहाँ पर विद्युत धारा बनता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखा कि आवेश के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पर जो धारा का प्रवाह की दिशा है वह कैसी है, इधर A से B की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दोनों में, है ना, दोनों में जो ये जो विद्युत धारा का जो बन रहा है, वह दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा समान मात्रा में रहती है। इसमें भी प्लस और यहाँ पर धन आयन दोनों रहेंगे, यहाँ पर भी प्लस और धन दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे। जब चालक तार से इनका कनेक्शन किया जाता है तो क्या होते हैं, इनके जो प्लस आवेश हैं इनके ऋण आवेश को वह आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह चूंकि उच्च विभव पर है, तो यहाँ एक में A जो है वह प्लस आवेशित हो जाएगा और ऋण जो B जो है वह ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह A से B की ओर दिख रहा है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह B से A की तरफ होगा, यानी विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत है। हम यहाँ पर इसको इस चालक के जरिए देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर था। आगे हम देखते हैं मेन की इसके लिए हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज। इस प्रकार हम यहाँ पर इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित करना है तो हम इसके लिए इसको एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। क्लियर?
तो यहाँ पर बैटरी का धन सिरा चालक तार के A सिरे से जुड़ा है और बैटरी का ऋण सिरा B से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार से इस चालक के इस परिक्षेत्र में एकांक समय यानी 1 सेकंड में जो आवेश गुजरेंगे उन गुजरने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। तो फिलहाल हम पहले विद्युत धारा को हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। चालक के परिक्षेत्र, अनुप्रस्थ परिक्षेत्र कहा जाता है जिसको, इसके किसी बिंदु या इस परिक्षेत्र से गुजरने से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। या किसी इस चालक के परिक्षेत्र से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। मैंने इसको और 2 बार रिपीट कर दिया। ओके, तो विद्युत धारा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या कहा, आवेश प्रवाह की दर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय। मान लो इस AB चालक में प्रवाहित यहाँ पर आवेश का मान जो है, आवेश जो गुजरता है इससे, उस आवेश के मान को यदि हम Q लेते हैं और गुजरने वाला समय जो है उसको हम T लेते हैं, तो I, इसको हम I से विद्युत धारा को डिनोट करते हैं, तो इसको हम Q/T के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमको विद्युत धारा का फॉर्मूला मिल गया I = Q/T के रूप में। यदि हम इसी फॉर्मूले में यदि हम यहाँ पर Q की वैल्यू, SI यूनिट में Q की वैल्यू हम 1 कूलाम रखते हैं और T की वैल्यू 1 सेकंड रखते हैं, तो हम यहाँ पर 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। ये जो एम्पियर यहाँ पर हमको जो मिल रहा है वह एम्पियर यहाँ पर इस विद्युत धारा का मात्रक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और यह एम्पियर नाम वैज्ञानिक के नाम से पड़ा है। इसको A से भी दर्शाया जाता है, कहीं कहीं पर AMP भी लिखा जाता है। ये इस तरह से ये इनके संकेत हो गए। तो हमको विद्युत धारा की परिभाषा, ये फॉर्मूला, मात्रक पता चल गया। अब हम 1 एम्पियर को देखते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो 1 एम्पियर को समझने के लिए हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला I = Q/T। यहाँ से हम SI पद्धति में Q और T का मान रखते हैं, तो यह हमने रखा। तो इस प्रकार 1 एम्पियर = 1 कूलाम प्रति सेकंड मिला। इसको हम इस तरह से, इसके 1 एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के किसी परिक्षेत्र से 1 सेकंड में, हमने देखा ना यहाँ पर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। इस प्रकार से हम 1 एम्पियर को यहाँ पर हम डिफाइन कर लिए। ओके, तो 1 एम्पियर = 1 कूलाम प्रति सेकंड। तो इस प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। यहाँ विद्युत धारा का यह जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट है। हम इसके छोटे छोटे यूनिट्स भी देख सकते हैं। 1 मिली एम्पियर यानी मिली एम्पियर के फॉर्म में भी, माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में भी देख सकते हैं। 1 मिली
एम्पियर इक्वल्स टू आप ये लिख सकते हैं मिली एम्पियर यानी MA के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इसका वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर के रूप में। और यदि 1 माइक्रो एम्पियर के रूप में अगर हम देखते हैं वैल्यू को तो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो ये जो है वो विद्युत धारा के छोटे मात्रक हैं। ये आप जब इसको मापने वाले यंत्र में देखेंगे हम इस प्रकार से ये छोटे मात्रक हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर विद्युत धारा का औसत मान निकालते हैं। तो हम औसत विद्युत धारा का मान किस प्रकार निकालेंगे? औसत विद्युत धारा को डेल I से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम शब्दों में पहले देखें इनको तो यहाँ जो गुजरने वाले जो आवेश हैं उन आवेश का मान कब यानी इस चालक के परिच्छेद से कोई एक सेकंड है t और दूसरा सेकंड है t प्लस डेल t, जो समय अंतराल है उस समय अंतराल में जो गुजरने वाले आवेश हैं उन आवेश अगर वैसे हों तो उस चालक में डेल t समय में बहने वाली धारा को हम औसत धारा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गुजरने वाला आवेश बटे हम समय अंतराल के रूप में दर्शा सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? औसत मान वगैरह हम 11th में हम देखे हैं इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर फिलहाल हम डेल I इक्वल्स टू डेल Q अपॉन डेल T के रूप में हम इस औसत धारा को दर्शा सकते हैं। क्लियर? अब हमने 11th में ये भी पढ़ा था कि ताक्षणिक धारा का मान क्या होता है। ताक्षणिक धारा का मान होता है हम किसी क्षण में किसी चीज की वैल्यू निकालना। तो किसी भी क्षण में यदि हम विद्युत धारा का मान निकाल रहे हैं तो वह ताक्षणिक धारा कहलाती है। क्लियर? किसी क्षण में। ओके, तो हम यहाँ पर यदि यही इसमें हम I इक्वल्स टू, ठीक है, I इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पर लिमिट डेल T टेंड्स टू 0 तो डेल Q अपॉन डेल T हो जाएगा। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम ताक्षणिक धारा के मान को अवकलन के रूप में लिखते हैं इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? dq अपॉन dt लिख सकते हैं। तो अवकलन रूप में हुआ कि नहीं? ताक्षणिक धारा का मान आवेश प्रवाह की दर का यानी आवेश का अवकलन फॉर्म हुआ ये किसके? समय के सापेक्ष। तो I इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया? dq अपॉन dt मिल गया। तो आप एक बार देख लीजिए फाइनली विद्युत धारा का मान I इक्वल्स टू Q अपॉन T, औसत धारा का मान यहाँ पर डेल Q अपॉन डेल T। ठीक, हम इसको I के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी बुक में लिखा होगा वैसा भी। और ताक्षणिक धारा का मान यह किसी क्षण के लिए रहता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है ये, तो वह जो है क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। तो इस प्रकार से हम ताक्षणिक धारा का मान भी निकाल लिए। अब हम आगे जो हमने चालक देखा उस चालक के परिक्षेत्र में यदि जो चालक लिया गया है उस चालक के परिक्षेत्र में वहां पर उस परिक्षेत्र से t सेकंड में गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम उसको n ले लेते हैं, ओके, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है, तो हम ये मान सकते हैं कि चालक के उस परिक्षेत्र से t सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n
आवेश यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चालक से बहने वाले कुल आवेश का मान निकाल सकते हैं। ओके, हम आवेश का क्वांटीकरण पढ़े हैं, वहां से हमको फॉर्मूला पता है कि Q इक्वल्स टू NE होता है। यहाँ पर E क्या है? E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। ओके, अब हम इस Q की वैल्यू को, जो हमने इक्वेशन विद्युत धारा का यानी फॉर्मूला जो लिखा है I इक्वल्स टू Q/T, यहाँ पर इस वैल्यू को हम रख देते हैं। तो I इक्वल्स टू हमको NE/T मिल जाता है। तो इस प्रकार हमको विद्युत धारा का एक और फॉर्मूला मिल गया, जहाँ पर किसी चालक के परिक्षेत्र से t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है, तो बहने वाले आवेश का मान हम आवेश के क्वांटीकरण वाले नेचर से हम यहाँ पर Q इक्वल्स टू NE लिख सकते हैं। उस वैल्यू को यहाँ इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमको I इक्वल्स टू N/E/T यह फार्मूला मिल जाता है। हमने अभी क्या क्या देखा, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला देखिए, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, और औसत विद्युत धारा का मान फार्मूला भी देखें, और तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान भी हम देखें। आगे हम यहाँ पर अब हम विद्युत धारा की दिशा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने परिपथ में देखा, हमारे पास हमने अभी जो यहाँ पर चालक लिए, चालक में हम यहाँ देखे ये परिपथ बना था यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस चालक में, और चालक खासकर धात्विक चालक ही होते हैं, तो इस चालक में यहाँ धन आवेश और ऋण आवेश दोनों ही, यानी धन आयन और ऋण आयन दोनों ही बराबर मात्रा में रहते हैं। यहाँ पर जो हम जब इसका कनेक्शन इस बैटरी से करते हैं, तो यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा है वह यहाँ धन आवेश, इसमें जो धन आवेश होते हैं, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होते हैं। धन आवेश जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में होता है विद्युत धारा की दिशा। या हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो हम इस डायग्राम में ये कहें कि इधर इस डायरेक्शन में मान लो विद्युत धारा की दिशा है, तो यहाँ पर जो इस धात्विक चालक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और वास्तव में धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत के वाहक होते हैं, और यही जो है यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा बनाते हैं। क्लियर। तो विद्युत धारा बनाने में किसका योगदान है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा धन आयनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा धन आयनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। ये देखिए यहाँ पर विद्युत धारा इस दिशा में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनका डायरेक्शन इसके जस्ट विपरीत इस साइड होगा, ऐसा। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा की दिशा, माने इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की गति इधर है तो विद्युत धारा की दिशा इधर है। तो डायग्राम से हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की गति यानी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वह विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होता है। क्लियर। जो ये चालक में जो धन आवेश होते हैं
हम जानते हैं ना कि चालकों में धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि चालकों में धन आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है, वो नहीं प्रवाहित हो पाते। लेकिन एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश का प्रवाह विपरीत दिशा में धन आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है और एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत दिशा में, है ना, प्रवाह विपरीत दिशा में धन आवेश के प्रवाह के बराबर होता है। बस हमको ये याद रखना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा और विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैंने बार बार इसको रिपीट करके आपको बता दिया। डायग्राम से हम क्लियर देख सकते हैं विद्युत धारा की दिशा। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि ये इनकी प्रकृति के बारे में बात आती है कि विद्युत धारा किस प्रकार का, किस प्रकृति का होता है। मतलब हम किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है सदिश राशि और अदिश राशि को, अब हम जानते हैं कि क्या होती है, 11th में पढ़े इसके बारे में, फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ एक बार और दोनों में डिफ्रेंशिएट करके कि सदिश राशि में दिशा होती है, सेकंड पॉइंट परिमाण होता है, ओके, यानी वैल्यूबल होता है। थर्ड, यह जो है सदिश सदिशों के योग के नियम का पालन करता है। क्लियर? अब यहाँ पर यह जो है अदिश, इसमें दिशा होती है क्या? यहाँ पर आप बताइए। हाँ, इसमें दिशा नहीं होती है। यहाँ पर परिमाण तो होता है। क्लियर? और थर्ड, यहाँ पर यह जो है सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर यह जो है अदिशों के योगफल का पालन करता है। यदि अदिशों के योग के नियम का पालन करता है। ये है सदिश और अदिश राशि। क्लियर? अब देखते हैं हम यहाँ पर हम मेन विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे हैं कि यह सदिश है कि अदिश है। वास्तव में हमने अभी तो डायग्राम में देखा कि उसमें दिशा भी निर्धारित है, इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा हमने देखा, यानी उसमें दिशा भी है और उसमें वैल्यू भी होगा। अब वैल्यू कैसे होगा? देखिए, हमने कहा अभी कि I = Q/T, ये हमने देखा। क्लियर? तो यह क्या है? आवेश प्रवाह की दर, यानी एक सेकंड में कितना आवेश जो है प्रवाहित होता है, वही विद्युत धारा कहलाता है। क्लियर? मतलब इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि यदि 10 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, सपोज 20 यानी 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है चालक में, तो एक सेकंड में हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर इस तरह से हम 2 निकाल लिए, आया ये, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर होगा। तो इसका परिमाण है। और हमने अभी डायग्राम में देखा था वहाँ पर कि उसकी दिशा भी होती है, अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पर। तो यहाँ इस प्रकार से इस वाले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ इसकी दिशा होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको सदिश होना चाहिए। पर एक पॉइंट में यह जो है सदिश के जो प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो नहीं करता है, कि यह जो है अदिशों के योग के नियम का पालन करता है। इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको।
यहाँ पर अदिश सदिश वाले के लिए हम देखते हैं। हम सदिश का एग्जाम्पल एक हम बल जो है, बल हम पढ़े हैं, फोर्स, वह जो है एक सदिश राशि होती है, उसके लिए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल में एक बॉक्स रखा है, कोई भी एक ब्लॉक है, वहां पर इस तरह से इस दिशा में यहाँ 6 न्यूटन का बल लगता है, और इस डायरेक्शन में यहाँ पर इधर इस डायरेक्शन में भी 6 न्यूटन का बल लगता है। ओके, दोनों तरफ बल लग रहा है। तो हम इस ब्लॉक पर कुल बल का मान अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों सदिश है ना, तो सदिशों का दोनों का मान तो बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। ये अगर ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो क्या हो जाएगा? 6 - 6 = 0। तो इस प्रकार यहाँ पर इस ब्लॉक पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? 0 होगा। यानी इसको बोला जाता है सदिशों का योगफल, सदिशों के योग का नियम। क्लियर? अब हम यहाँ देखते हैं अदिशों के योग का नियम क्या होता है। इसको समझने के लिए हम विद्युत धारा को अदिश राशि कह रहे हैं ना, तो कैसे होगा अदिश राशि? हमारे घर में हम मेन स्विच देखते हैं, मेन स्विच से यहाँ विद्युत धारा आती है तार के जरिए से। ओके, अब उसके बाद जो है फिर आप देखिएगा ब्रांचेस के रूप में इधर शाखाओं में वहां पर तार जो है, वायर जो है वो इस तरह से घर के दीवारों में फिर इधर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर हमको घरों में फिर बल्ब लगाने, मैं बल्ब का उदाहरण देती हूँ, बल्ब लगाते हैं दो, एक यहाँ पर इस तरह से आया, इस तरफ से हम इसके इस तरफ एक बल्ब लगाए और इसके इस तरफ एक बल्ब लगाए। मैं इसी वैल्यू को ले रही हूँ यहाँ पर, यहाँ न्यूटन के फॉर्म में लिए थे। यहाँ पर यदि इससे जो इस तरफ जो विद्युत धारा जा रही है वो 6 एम्पियर के रूप में जा रही है, और इस तरफ जो बल जा रही है उस पर 6 एम्पियर के रूप में जा रही है, यानी दोनों तरफ जो विद्युत धारा जा रही है वो 6 एम्पियर के फॉर्म में जा रही है। देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर अगर हम कुल विद्युत धारा का मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये 0 नहीं होगा। यहाँ पर अदिशों का योग का नियम लागू होगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर यह जो है इसी बात में यहाँ सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए, 2 प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए थर्ड प्रॉपर्टी में आकर यह विद्युत धारा फेल हो गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम थोड़ी सी और चीज देखते हैं। चलिए हम अब देखते हैं विद्युत धारा को हम कैसे माप सकते हैं। क्लियर? इसको मापने के लिए मैं यहाँ पर इस प्रकार से परिपथ बना लेती हूँ। इस तरह से हम विद्युत धारा को मापने के लिए यहाँ पर एक बैटरी लिए इस तरह से हम, और इसको मैं एक बल्ब से जोड़ दी। अब विद्युत धारा का मापन हम एमीटर नामक उपकरण से करते हैं। क्लियर? यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एमीटर का उपयोग करते हैं। अब एमीटर हमेशा यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगा हुआ रहता है। ठीक है? किस तरह से हम 10th में पढ़े हैं कि एमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे हुए रहते हैं। और विद्युत परिपथ क्या होता है वो भी बता देती हूँ मैं यहाँ पर, कि जिस पथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। पथ यानी मार्ग। इस रास्ते में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर? और विद्युत परिपथ कैसे बनता है? देखिए आप, विद्युत उपकरण ये और ये विद्युत उपकरण है। इन विद्युत उपकरणों, ये विद्युत उपकरण हो गया यहाँ पर भी, और ये विद्युत स्रोत हो गया। तो विद्युत उपकरणों को विद्युत स्रोत से
संयोजित तारों के द्वारा जोड़कर जो परिपथ बनता है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पर हम एमीटर को जोड़ेंगे। देखिए इन दोनों के साथ में यहाँ पर एमीटर को जोड़ा जाता है इस तरह से। तो यह जो है एमीटर इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसमें प्लस माइनस दोनों रहता है। हमारे लैब में है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको देखिएगा। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रवाहित विद्युत धारा का मापन जो है हम एमीटर के जरिए कर सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल हम शंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, इसके प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, सब चीज़ें डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे। ओके, अब हम लास्ट में हम अब देखते हैं विद्युत धारा किस कारण से उत्पन्न होती है उसको देखते हैं। हम एक चालक तार लिए हैं इस प्रकार से, अभी हमने देखा ना यहाँ पर, इसको हम चालक लिए हैं, इसको चालक तार के जरिए से हम इस विद्युत स्रोत यानी बैटरी से हम कनेक्टेड कर दिए हैं। अब यहाँ पर किसी भी, जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मान लो मेरे पास एक लोहा है, यानी धातु के रूप में है, लोहा या चांदी भी हो सकता है, जो आवेश या विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर? तांबा भी है विद्युत का सुचालक। और मेरे पास एक प्लास्टिक या रबर है। दोनों में धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में रहते हैं, यानी धात्विक पदार्थ में और किसमें, मेटल वाली चीज में, और किसमें, जो अदर्स जो हैं यानी प्लास्टिक, रबर, इन सब में, सभी में रहते हैं। क्या मैं यहाँ पर इस चालक की जगह में अगर मैं रबर या प्लास्टिक को यहाँ पर जोड़ दूं बैटरी के साथ तो क्या होगा? क्या यहाँ पर इनके आवेश प्रवाहित होंगे, इधर उधर जाएंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पर पहली चीज जो है, यहाँ पर यानी हम इस चालक को लिए हैं, चालक का कनेक्शन जब हम इस बैटरी से करते हैं तो यहाँ पर जो धन आयन और ऋण आयन जो रहते हैं, और ऋण आयन में मोस्टली वह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो धात्विक चालक जो हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ पर विद्युत का प्रवाह संभव है, और यही विद्युत धारा के वाहक होते हैं। इनको ये भी कहा जाता है चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इनको, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने यानी इनके बनने का फर्स्ट कारण जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब दूसरा मुक्त आयन भी होने चाहिए। मुक्त आयन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास नमक है ना? नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। अगर हम एक बॉक्स में हम नमक लेते हैं और उनसे हम उस चालक तार यहाँ पर नमक रखते हैं एक बॉक्स में, और इनका कनेक्शन चालक तार के जरिए अगर हम बैटरी से करते हैं, ओके, तो क्या होगा? यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी कि यहाँ पर ये जो Na और Cl जो है, Na, तो क्या ये Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में होंगे क्या? जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं चालक में तो वो अलग हो जाते हैं ना, ये धारा के प्रवाह होने से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बॉन्ड रहता है वो टूट जाता है। तो क्या यहाँ पर होगा क्या? जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तब नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं यानी नमक का विलयन बनाते हैं, यहाँ पर जो नमक हम सॉलिड फॉर्म में लिए थे उसी में अगर हम पानी डाल देते हैं और वहाँ पर उनका कनेक्शन अगर हम बैटरी से करते चालक तार के जरिए, तो वहाँ पर ये जो NaCl है जो है यहाँ का Na और Cl, ये दोनों जो हैं वो आयन के फॉर्म में इस तरह से वह अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो NaCl जो विलयन है वहाँ पर ये जो आयन
जो निकल रहे हैं, तो इन्हीं को कहा यहाँ पर ये जो धन आयन और ऋण आयन दोनों यहाँ जो रहते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऋण आयन है वही जो है, यानी उसी को कहा जाता है, ऋण आयन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर? तो इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन तो यहाँ का है, इसको कहेंगे मुक्त आयन कहते हैं। तो मुक्त आयन के कारण यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव होगा। इसी प्रकार ये तो इसको हम विद्युत अपघट्य भी बोल सकते हैं इनको। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्यों में या विलयन में विद्युत धारा यानी वहाँ पर धन आयन और ऋण आयन इस प्रकार से वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये, तो ये वहाँ पर विद्युत धारा के वाहक होते हैं। सेम वैसे ही अगर हम आयनित गैस लेते हैं तो आयनित गैसों में धन आयन और ऋण आयन यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के वाहक होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम गैस और द्रव में, ठीक है, गैस और द्रव में कुल धारा धन आयन और ऋण आयनों के कारण अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होता है। इसी को यदि हम सेमीकंडक्टर में देखें, आगे हमको सेमीकंडक्टर पढ़ना है ना, अर्धचालक ये पी टाइप और एन टाइप के होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक में होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक में वहां पर आवेशवाहक कौन होते हैं? होल के रूप में, है ना। अर्धचालक में क्या होंगे? एन टाइप के अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक वहां पर होल रहते हैं। ये सारा हम वहां पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक जस्ट इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बता देती हूँ। सेम वैसे ही अगर हम देखें निर्वात जो ट्यूब्स, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बाह्य परिपथ, ये होगा बाह्य परिपथ। इस बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कैसे दिख रही है आपको? प्लस धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो पहला यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। टर्मिनल को हम ध्रुव भी कह सकते हैं, है ना, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। ओके। और दूसरा हम सेकंड क्या कह सकते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। दोनों एक दूसरे। सेम वैसे ही यदि निर्वात ट्यूब में भी तप्त कोट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आवेश के वाहक होते हैं। तो इस प्रकार हम आज एक विद्युत धारा से संबंधित थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें। आगे फिर हम इनका अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और फिर हम आगे ओम के नियम के बारे में सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।